अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 26वीं किस्त का पहला हिस्सा। मारिया को एक टीले पर खानका दिखाई दी। यह खानका उसी पहाड़ी रास्ते पर थी जिस पर वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। अर्जंग उसके आगे आगे था। उसे कोई खबर न थी कि मारिया उसका पीछा कर रही है। उसे खबर हो भी नहीं सकती थी क्योंकि मारिया गायब थी, उसका घोड़ा भी गायब था। कमाला के शेर के हाथों मारे जाने का उसे बहुत अफसोस था, मगर वो अकेला शेर का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। वो घोड़े पर सवार भागता चला गया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। सांप ने चीन के वलीअहद को काट खाया था और उसे यकीन था कि शहजादा अब तक मर गया होगा। वो खुश भी था कि वह अपने कबीले में जाकर सुरखरू हो सकेगा। अब उसका चीन में रहना बेकार था। उसके पीछे फौज के सिपाही लगे हुए थे। वो जितनी जल्दी हो सके चीन से भाग जाना चाहता था। टीले वाली खानकाह में उसके कबीले का एक गोरीला जासूस पुजारी के भेष में रहता था। अर्जंग चलते चलते थक गया था। वैसे भी वो जासूस पुजारी से मुलाकात और मशवरे के बाद आगे जाना चाहता था। वो खानकाह की तरफ मुड़ गया। नीचे से मारिया ने अर्जंग को खानकाह की तरफ मुड़ते देख लिया। वो खुश हो गई कि उसने अपने दुश्मन को पा लिया है। उसने भी खानकाह की तरफ घोड़ा मोड़ दिया। अर्जंग खानकाह के सामने वाले दरवाजे से दाखिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे शुबा था कि कहीं सिपाही उसकी तलाश में वहां भी ना पहुंच गए हों। अब जबकि उसके ख्याल में वलीअहद शहजादा मारा गया था, सिपाही उसकी तलाश में पागल कुत्तों की तरह फिर रहे होंगे। एहतियात से काम लेते हुए खानकाह के पीछे आ गया। यहाँ एक दरख्त के नीचे उसने घोड़ा और खुद खानकाह की पिछली दीवार वाली खिड़की के पास आकर उसने कबाड़ पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया। अर्जंग ने दोबारा अपने खास अंदाज में दरवाजे पर फिर हाथ मारा। इस दफा खिड़की का पट खुल गया। सामने एक खादमा खड़ी थी। उसने अर्जंग से पूछा कि वो कौन है और किससे मिलना चाहता है। अर्जंग ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, सफर करते शाम हो गई, क्या मैं थोड़ी देर के लिए खानकाह में ठहर कर आराम कर सकता हूँ? खादमा ने कहा, तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें पिछली खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? तुम बड़े दरवाजे की तरफ से क्यों नहीं आए? अर्जंग कुछ परेशान सा हो गया कि ये किस बला से पाला पड़ गया है। बहन, मैं नावाकिफ हूँ, इसी तरफ से आ रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि शायद खानकाह को यही रास्ता जाता है। खादमा ने कहा, तुम मुझे कोई चोर मालूम होते हो, चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। इतना कहकर खादमा ने खिड़की का पट बंद कर दिया। अर्जंग उसे पुकारता ही रह गया। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह बदतमीज खादमा कहाँ से टपक पड़ी, क्योंकि इससे पहले जब वो खानकाह में पुजारी जासूस से मिलने आया था तो ये खादमा नहीं थी। उसने सोचा कि बड़े दरवाजे से अंदर चला जाए, मगर फिर उसे सिपाहियों का ख्याल आ गया और उसने ये इरादा तर्क कर दिया। अब सिवाय खिड़की के रास्ते खानकाह के अंदर जाने के और कोई रास्ता नहीं था। उसने दोबारा दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा। खादमा ने गुस्से में दरवाज़ा खोलकर कहा, तुम जाते हो या बड़े पुजारी को बुलाकर तुम्हारी मुरम्मत करवाऊं? अर्जंग ने कहा, मैं बड़े पुजारी स्वांग से मिलना चाहता हूँ, जरा उन्हें बुला दो। खादमा ने तंज के साथ कहा, वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। कहाँ तुम उठाई गिरे चोर और कहाँ उस खानकाह का बड़ा पुजारी स्वांगफू। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा क्या? अगर जान की अमान चाहते हो तो यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो अभी नौकरों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाती हूँ। अर्जंग का पारा एकदम चढ़ गया। उसने आगे बढ़कर खादमा के मुंह पर हाथ रखकर उसकी गर्दन पकड़ ली और मुंह में कपड़ा ठोंसकर फर्श पर फेंक दिया। खादमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस काम से फारिग होकर अर्जंग खानकाह के सहन में आ गया। पुजारी जर्द रंग के लिबास में फूल हाथों में लिए खानकाह के बड़े कमरे की तरफ जा रहा था। अर्जंग समझ गया कि खानकाह में पूजा है और स्वांग उस वक्त अंदर ही अंदर होगा। चुनाचे वो सीधा स्वांग के कमरे की तरफ आ गया। उसका कमरा खुला था। अंदर जाकर अर्जंग ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। फिर वो तख्त पोश पर बैठकर थाली में रखी हुई अंजीरें मज़े से खाने और सोचने लगा कि यहाँ से वो किस तरफ को जाएगा। उस ज़माने में खुश्की के रास्ते सफ़र करना बड़ा दुश्वार हुआ करता था। वो वापस अपने मुल्क में जाना चाहता था। ये मुल्क चीन की सरहद के जनूब मगरिब की जानिब वाक़या था। वहाँ तक वो खुश्की के रास्ते भी सफ़र करके जा सकता था, लेकिन एक तो रास्ता दुश्वार गुजार था और दूसरे उसके पास सवारी के लिए एक ही घोड़ा था। उसका इरादा समंदर के रास्ते वापस जाने का था, क्योंकि समंदर में मुसाफिरों के जहाज़ आम चला करते थे। वो साहिल के साथ साथ सफ़र करते हुए 6 दिन के अंदर अंदर अपने वतन पहुँच सकता था। समुद्री जहाज़ में उसे खाने पीने को भी मिल सकता था, जबकि खुश्की में कुछ भी न मिलता। वैसे भी खुश्की में हर कदम पर उसे धड़का लगा रहता कि समुद्री जहाज़ में ऐसा कोई खतरा नहीं था। वो कमरे में चुपचाप बैठा सोचता और अंजीरें खाता रहा। फिर वो तख्त पोश पर लेट गया और उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब शाम हो चुकी थी तो खानकाह का जासूस पुजारी स्वांग आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो एक अजनबी शख्स को अपने कमरे में सोए हुए देखकर हैरान हुआ। करीब आकर उसने झुक कर देखा, वो तो उसका साथी जासूस अर्जंग था। उसने बाजू हिलाकर उसे जगाया। अर्जंग ने उठते ही अपने दोस्त जासूस को गले से लगा लिया। स्वांग ने पूछा, तुम कब से यहाँ लेटे हो? अर्जंग ने कहा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं?
ارجنگ بولا ہاں تمہاری خادمہ نے مجھے دیکھا ہے، بڑی بدتمیز خادمہ تھی۔ کیسی خادمہ رکھی ہے تم نے؟ میں بڑے دروازے سے بچ بچا کر پچھلی کھڑکی پر آیا مگر تمہاری ضدی خادمہ نے مجھے اندر ہی نہیں گھسنے دیا، الٹا مجھے چور کہا۔ سوانگ ہنس پڑا۔ اسے معاف کر دو، وہ میری بڑی وفادار خادمہ ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تم کون ہو؟ اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ اپنے کام میں کامیاب ہوئے ہو یا نہیں؟ ارجن نے کہا کل تک تمہیں خبر پہنچ جائے گی۔ سوانگ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا کون سی خبر؟ ارجن نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا ہم نے ولی عہد شہزادی کو ہلاک کر دیا ہے۔ سوانگ بولا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارجن کہنے لگا تو اور کیا جھوٹ بول رہا ہوں۔ سوانگ نے ارجن کو سینے سے لگایا اور منصوبے کی تکمیل پر اسے مبارکباد دی۔ ارجن تم نے اور کمالہ نے مل کر وہ کام کیا ہے جو ہمارے پورے قبیلے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سردار اس خبر کو سن کر بے حد خوش ہوگا اور تمہیں قبیلے کا خاص انعام ملے گا۔ ارجن نے کہا مگر ایک بڑی افسوسناک بات ہوئی۔ وہ کیا؟ حیرانی سے جاسوس پجاری کا منہ کھل گیا۔ تم تو خیریت سے ہونا؟ ارجن نے کہا ہم دونوں کام ختم کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ شیر نے کمالہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ میں نے تلوار کھینچ لی مگر اتنی دیر میں شیر نے کمالہ کو ہڑپ کر لیا تھا۔ پجاری جاسوس بولا وہ بڑی قیمتی عورت تھی، اس کی موت سے ہمارے قبیلے کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ارجن نے کہا جس وقت سانپ نے شہزادی کی گردن پر کاٹا ہے ہم اس وقت محل سے نکل بھاگے تھے کیونکہ اب تو معاملہ سنگین ہو گیا تھا، ہمارا وہاں ایک پل کے لیے بھی ٹھہرنا خطرنے کا باعث تھا، چنانچہ ہم وہاں سے بھاگ اٹھے مگر سانپ اس قدر زہریلا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شہزادے کی گردن پر سانپ نے کاٹا اور وہ ضرور مر گیا ہوگا، لیکن کل تک سارے چین میں اس کی موت کی خبر پھیل جائے گی۔ جاسوس پجاری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے کچھ کھایا پیا ہے؟ تھالی میں تمہاری انجیریں پڑی تھی، ختم کر دیں، اب مجھے بھوک نہیں رہی۔ تم سناؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے آدمی ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ سوانگ نے کہا سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس خانقاہ میں صرف میں اکیلا ہوں، ساتھ والے گاؤں میں ہمارا ایک جاسوس سرائے کھول کر بیٹھا ہے، سارے ملک سے ہمارا جو بھی گوریلا آتا ہے وہ اسی سرائے میں آ کر ٹھہرتا ہے۔ تم پہلے جاسوس ہو جو کھڑکی کے راستے یہاں آئے ہو، میں نے وہ سرائی کبھی نہیں دیکھی۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم کب تک قیام کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ میں رات گزارنے کے بعد صبح منہ اندھیرے یہاں سے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے، فوج کے سپاہی میری تلاش میں ہیں، اگر میں یہاں زیادہ دن رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں پکڑ لیا جاؤں۔ پھر تو تمہیں اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس خانقاہ میں اکثر کوئی نہ کوئی فوجی آتا رہتا ہے اور پھر تمہاری تو انہیں تلاش بھی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اسی کمرے میں چپکے سے پڑا رہوں اور دن نکلنے سے پہلے پہلے اندھیرے میں یہاں سے کوچ کر جاؤں۔ جاسوس پجاری نے پوچھا مگر یہ خبر کس نے کی؟ یہ کس نے بادشاہ کو خبر دی کہ تم شہر کے اندر ایک حویلی میں رہ رہے ہو؟ بادشاہ کے جاسوس بھی بڑے ہوشیار ہیں، یہ تو اچھا ہوا کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے ولی عہد کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر ہمارا راز فاش ہو جاتا تو سب سے پہلے کمالہ پکڑ لی جاتی، اسے فوراً قتل کر دیا جاتا اور ہمارا کام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ یہ ہماری قوم کی، ہماری قبیلے کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا راز فاش نہیں ہوا، ورنہ اس کے بعد ہم اپنے سردار کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاتے۔ ارجن نے کہا سوانگ اب تمہیں بھی یہاں سے بے حد ہوشیار ہو کر رہنا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے جاسوس چپے چپے پر پھر رہے ہیں۔ سوانگ نے کہا تم میری فکر نہ کرو، میں یہاں ہر طرح سے ہوشیار اور چوکس ہوں، اور پھر عرصہ 12 برس سے اس خانقاہ میں بیٹھا ہوں، لوگوں کا مجھ پر بے حد اعتماد ہو گیا ہے، کسی کو خواب میں بھی شک نہیں ہو سکتا کہ میں ہن قوم کا جاسوس ہوں اور چین میں تخریبی کاروائیاں کروا رہا ہوں۔ اچانک ارجن کو خاتمہ کا خیال آیا، ارے بھائی میں تو بھول ہی گیا، تمہاری خاتمہ تو پچھلے کمرے میں پڑی ہے، میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا ہے۔ سوانگ نے ہنس کر کہا اگر کچھ دیر بعد بتاتے تو اس بیچاری کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اچھا میں اس کی خبر لیتا ہوں، اتنی دیر تم آرام کرو، رات کا کھانا ہم دونوں اکٹھے کھائیں گے۔ سوانگ باہر جانے لگا تو ارجن نے اسے بلا کر کہا ایک بات دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، یہاں کوئی بھی اپنے قبیلے کا جاسوس آئے اس کے ساتھ کسی کھلی جگہ کبھی کوئی بات نہ کرنا، اسے کمرے میں لے جا کر دروازے سے بند کر کے بات کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ ایک ایسی عورت ہمارے پیچھے لگی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ سوانگ نے حیران ہو کر کہا کیا مطلب؟ ارجن بولا مطلب یہ کہ اس عورت کو میرے خیال کے مطابق کسی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے، یا وہ خود غائب ہو گئی ہے۔ کمال ہے، یعنی آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص غائب ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-1 بار اسے اپنے آس پاس چلتے محسوس کیا ہے، اس نے اس سے پہلے ورشا پر حملہ بھی کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسی عورت نے چین کے بادشاہ کے آگے ہماری مخبری کی ہے، وگرنہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی ہمارے بارے میں علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا بھائی میں تم پر یقین کر لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سوانگ باہر نکل گیا۔ ارجن نے اندر سے کنڈی لگا لی اور سو گیا۔ ماریا نے ارجن کو خانقاہ کی طرف مڑتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ بھی خانقاہ کے سمت مڑ گئی۔ خانقاہ کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر وہ رک گئی۔ یہ کوئی بڑی پرانی خانقاہ تھی، اس میں کسی بہت بڑے چینی بزرگ کی قبر تھی، جہاں آ کر ارد گرد دیہات کے لوگ چڑھاوے چڑھاتے اور لوبان جلاتے تھے۔ خانقاہ کے دروازے سے لوبان کی خوشبو آ رہی تھی۔ ماریا کو یقین تھا کہ ارجن اسی خانقاہ میں گیا ہے، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
मारिया ने सोचा कि अपना घोड़ा किस जगह बांधे। वो अकेली बड़े आराम से अंदर घूम फिर कर कमरा कमरा कोठली कोठली झांक कर अर्जुन को तलाश करना चाहती थी। वो घोड़े पर सवार खानका के पिछवाड़े आ गई। यहाँ टीले की ढलान पर एक घाटी में थोहर और नागफनी की घनी झाड़ियां उगी हुई थी। घोड़ा बांधने के लिए इससे बेहतर जगह और नहीं थी। मारिया घाटी में आ गई। यहाँ उसने घोड़े के आगे बहुत सा घास तोड़कर डाला और उसकी रस्सी ढीली करके एक दरख्त से बांध दी। घोड़ा अब जाहिर हो गया था, मगर मारिया गायब थी। उसकी निगाह खानका की दीवार वाली खिड़की पर पड़ गई। उसी खिड़की के रास्ते अर्जुन गया था। मारिया ने खिड़की के पास आकर उसे गौर से देखा। खिड़की बंद थी। उसने कबाड़ों के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर दूसरी जानिब कोई भी बातें नहीं कर रहा था। मारिया ने ख्याल किया कि क्यों ना वो खिड़की पर दस्तक दे कर देखे कि कौन आकर उसे खोलता है। हो सकता है कि अर्जुन खुद ही आ जाए। चूंकि मारिया को तो कोई देख नहीं सकता था, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं था। उसने खिड़की पर हाथ मार दिया। 6-7 बार खिड़की पर दस्तकें देने के बाद इसी बददिमाग खादमा ने कबाड़ खोलकर बाहर देखा। कौन है बदतमीज? जब उसे बाहर कोई दिखाई न दिया तो उसने बुड़बुड़ाते हुए खिड़की बंद कर दी। मारिया ने दूसरी मर्तबा फिर खिड़की के कबाड़ खटखटाए। अब के खादमा ने गुस्से में बाहर देखा। जब इस दफा भी कोई नजर न आया तो उसने 2-4 बार आंखें झपकाईं, सर को एक तरफ हल्का सा झटका दिया और अपने आप से कहने लगी, मेरा ख्याल है मेरे कान बजने लगे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मारिया को शरारत सूझी। उसने करीब होकर कहा, मैं हूँ, चुड़ैल, जिन, भूत। इतना सुनना था कि खादमा चीख मारकर धड़म से गिर पड़ी और मारिया हंसती हुई खिड़की में से अंदर कूद गई। वो खानका के सहन में आ गई। यहाँ भी फिजा बड़ी पुरबहार थी। दीवारों के साथ साथ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। चांदी जैसे पानी का एक फव्वारा बाग के बीच में लगा था। मारिया ने महसूस किया कि अगरचे वो एक दूर दराज इलाके की खानका है, मगर बड़ी खूबसूरत है और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी की जाती है। अब उसने अर्जुन की तलाश शुरू कर दी। वो बरामदे में से गुजरते हुए एक एक कमरे की खिड़की में से अंदर झांक कर देख लेती, मगर वहां सिवाय पुजारी लड़कों और दरवेशों के और कुछ नहीं था। हर कोठली में एक चटाई बिछी थी जिस पर बैठे पुजारी लड़के आंखें बंद किए मंत्र और अश्लोक पढ़ रहे थे। मारिया ने खूब अच्छी तरह से एक एक पुजारी के चेहरे को देखा, मगर उनमें से कोई भी अर्जुन नहीं था। तो फिर वो कहाँ चला गया? मारिया बड़े कमरे में आ गई जहाँ औरतें, मर्द और बच्चे लकड़ी के पंचों पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। मारिया ने उन लड़कों को भी गौर से देखा। अर्जुन उनमें भी कोई नहीं था। वो हैरान हुई कि वो कहाँ गायब हो गया। अब सिर्फ बड़े कमरे का पिछला हिस्सा ही रह गया था, जो उस कमरे वाली कब्र के अकब में था। मारिया उसके तरफ आ गई। ये जगह एक पुख्ता दीवार की ओट में थी। उस पर गुलाब की सुर्ख बेलें चढ़ी हुई थी। मारिया को ये इलाका भी बहुत पसंद आया। ये जगह जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा मालूम हो रही थी। एक तरफ दीवार के साथ ठंडे मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। वहाँ सब कुछ था, मगर जिस आदमी की मारिया को तलाश थी वो उसे नहीं मिल रहा था। आखिर वो कब्र के पीछे वाले इलाके में भी खूब चली फिरी। उसने चप्पा चप्पा छान मारा, मगर अर्जुन का किसी जगह कोई नामो निशान नहीं था। आखिर वो थक कर एक स्टूल पर बैठ गई। यहाँ बैठकर उसे कोई सुकून महसूस हुआ। वो पुजारियों और लोगों को इधर उधर चलते फिरते आते जाते देखने लगी। उसका ख्याल था कि अगर अर्जुन यहाँ होगा तो वो उसे जरूर दिखाई देगा। मारिया कितनी ही देर वहाँ बैठी रही। शाम के साए चारों तरफ फैल गए। खानकाह में दिए और मशलें रोशन हो गई, मगर अर्जुन कहीं नजर न आया। मारिया को ख्याल आया कि वो यहाँ नहीं आया, शायद वहाँ थोड़ी देर रुककर आगे निकल गया है। वो उठकर उस जगह आ गई जहाँ कुछ घोड़े बंधे थे। अचानक उसकी नज़र अर्जुन का घोड़ा पहचान लिया। अब तो उसे दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती थी। उसे अपना खोया हुआ दुश्मन मिल गया था। अर्जुन भी वहीं किसी कमरे में छुपा हुआ है। उसने उठकर एक बार फिर कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। जासूस पुजारी बड़े कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था और मारिया उस कमरे के अंदर जा रही थी कि दोनों के बेध्यानी में टक्कर हो गई। जासूस पुजारी के तो होश उड़ गए जब उसने देखा कि जिस औरत से उसकी टक्कर आई है वो नजर ही नहीं आ रही। मारिया एकदम से परे हटकर खड़ी हो गई और जासूस पुजारी के चेहरे की तरफ देख रही थी कि इस टक्कर ने उस पर क्या असर किया है। पुजारी कुछ देर इसी तरह खड़ा सर खुजाता रहा। फिर एकदम उसे अर्जुन का वो जुमला याद आ गया कि उसके ताक़ुब में एक ऐसी चुड़ैली औरत लगी है जो खुद तो सब कुछ देख सकती है, मगर खुद किसी को नजर नहीं आती। अब वो चौकस हो गया और समझ गया कि बादशाह की गैबी जासूसा अर्जुन की तलाश में खानकाह तक पहुंच गई है। उसे मालूम था कि एक औरत उसके करीब ही खड़ी उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रही है, इसलिए वो जिधर जाएगा उसी तरफ को पीछा करेगी। वो होशियार हो गया। अब वो सामने वाले दरवाजे से अर्जुन के कमरे में नहीं जाना चाहता था। वो कमरे के पीछे आ गया। उसने चाबी निकालकर ताला खोला और थोड़ा सा कबाड़ खोलकर फौरन अंदर चला गया और जल्दी से खिड़की बंद कर ली। अर्जुन अभी अभी सोकर उठा था और सर के बालों में कंघी कर रहा था। उसने स्वांग को खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होते तो हैरत से पूछा, खैर तो है स्वांग, क्या फौज के सिपाही आ गए हैं? स्वांग ने आहिस्ता से कहा, आहिस्ता बात करो, तुम्हारी वो गैबी चुड़ैल भी यहाँ पहुँच गई है। अर्जुन ने सरगोशी में पूछा, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ आ गई है? वो तो किसी को दिखाई नहीं देती। स्वांग बोला, इत्तेफाक से उसकी मुझसे टक्कर हो गई। कहो अब यकीन आया? मैं उसे झांसा देकर पिछली तरफ से आया हूँ। अब तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया कि इसी जगह चुप कर बैठे रहो।
यहाँ से हरगिज हरगिज बाहर नहीं निकलना, वो जरूर इसी कमरे के इर्द गिर्द मंडला रही होगी। अर्जंग उठकर खिड़की के पास गया और सुराख में से बाहर देखने लगा। स्वांग ने कहा, भला वो तुम्हें कहाँ नजर आएगी? हो सकता है जिस सुराख में से तुम बाहर झांक रहे हो वो गैबी औरत उसी सुराख में से अंदर झांक रही हो। स्वांग ने बिल्कुल बात ठीक कही थी। वो तड़प कर एक तरफ हट गया। स्वांग ने जल्दी से खिड़की के सुराख में कपड़ा ठोंस दिया। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। स्वांग ने इशारा किया। अर्जम एकदम से बड़े तख्तपोश के नीचे छुप गया। स्वांग ने दरवाजा खोल दिया। नौकर ने झुककर कहा, हुजूर खाना तैयार है, अगर हुक्म हो तो ले आऊं। स्वांग ने कहा, हाँ ले आओ। नौकर चला गया। स्वांग ने सिर्फ थोड़ा सा ही दरवाजा खोला था और वो भी खुद बीच में खड़ा था, इस ख्याल से कि कहीं गैबी औरत लपक कर अंदर ना आ जाए। नौकर के जाते ही स्वांग ने दरवाजा बंद कर दिया और अर्जंग से बाहर आने के लिए कहा। अर्जंग ने बाहर आकर स्वांग से कहा, दरवाजा पूरा तो नहीं खोला था? नहीं, गैबी औरत से टक्कर लगते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया था और मैं खबरदार हो गया। मैंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था। अर्जंग कमरे में टहलने लगा। कैसी अजीब बात है कि एक ऐसी औरत मेरे पीछे लगी है जो किसी को दिखाई नहीं देती। फिर वो पलट कर बोला, स्वांग क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि तुम उस औरत को काबू में कर सको? ये हमारी जिंदगी और हमारे मंसूबे के लिए बेहद ज़रूरी है। स्वांग ने कुछ सोचकर कहा, जहाँ तक मुझे याद है हमारे पास कोई ऐसा जादू टोना नहीं जिसकी मदद से हम उस गैबी चुड़ैल को काबू कर सकें। हाँ, अगर हम अकल से काम लें और इस वक्त यहाँ खड़ी हमारी बातें ना सुन रही हो तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। अर्जंग ने पूछा, वो कैसे? स्वांग बोला, उसके लिए हमें काफ़ी सोच विचार करना होगा। कुछ सोचकर एक मंसूबा तैयार करना होगा, एक जाल फैलाना होगा जिसमें उस औरत को फंसाना होगा। वो जाल किस तरह तैयार हो सकता है? स्वांग खिड़की के पास गया। उसने कवाड़ के साथ कान लगाकर ये महसूस करने की कोशिश की कि कहीं वो औरत यानी मारिया बाहर की तो खड़ी तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि मारिया बाहर भी नहीं और अंदर भी नहीं है तो उसने अर्जंग के करीब आकर कहा, सुनो अर्जंग, हमें इस गैबी दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना होगा। ये गैबी औरत हमारे मुल्क, हमारे कबीले और हमारी कौम की दुश्मन है। अगर हम इसे हलाक करने में कामयाब हो गए तो ये हमारी सबसे बड़ी खिदमत होगी। अर्जंग ने कहा, स्वांग, मैं तुम्हारे एक एक लफ्ज़ पर यकीन लाता हूँ, मगर सवाल ये है कि एक ऐसे दुश्मन को हम क्यों कर और कैसे हलाक कर सकते हैं जो हमें दिखाई ही ना देता हो? ये तो हवा में तलवार चलाने वाली बात होगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि उसके लिए हमें एक जाल तैयार करना होगा, बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना होगा। ठीक है, वो जाल क्या होगा? स्वांग ने कहा, हम इस गैबी औरत को इस तरह पकड़ेंगे जिस तरह हम किसी आदमखोर शेरनी को पकड़ते हैं, किसी पागल हाथी को पकड़ते हैं। हमें सारे जंगल में आग लगाकर आदमखोर शेरनी को इस रास्ते पर लाना होगा जहां हमने इसके लिए गड़ा खोद रखा होगा। उस गड़े को हमने घास से ढांप रखा होगा। बस जो ही आदमखोर शेरनी उधर आएगी वो अपने आप गड़े में गिर पड़ेगी। घास की छत के गिरने से हमें पता चल जाएगा कि गैबी औरत अंदर गिर चुकी है। गड़ा इतना गहरा होगा कि वो 1000 कोशिश करने पर भी वहाँ बाहर ना निकल सकेगी। हम ऊपर से गड़े को बंद कर देंगे और फिर हमारी गैबी दुश्मन हवा और पानी ना मिलने से खुद ब खुद हलाक हो जाएगी। अर्जंग ने स्वांग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने बेहतरीन जाल तैयार किया है। अब सवाल यह है कि गड़ा किस जगह खोदा जाए और गैबी औरत को उस तरफ कैसे लाया जाए। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? हजूर, खाना लाया हूँ। स्वांग ने अर्जंग को इशारा किया और दोबारा तख्तपोश के नीचे जाकर छुप गया। स्वांग ने कुंडी खोलकर दरवाजे को इतना बमुश्किल खोला कि खाने का थाल पकड़कर वो अंदर ला सके। नौकर ने दरवाजे को और खोलकर अंदर आने की कोशिश की तो स्वांग ने उसे डांट दिया, अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? उसी जगह खड़े रहो, अब तुम जा सकते हो। नौकर बड़ा हैरान हुआ कि आज पुजारी को क्या हो गया। वो दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोलता है और उसमें भी बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उसके जाते ही स्वांग ने दरवाजे को बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। अर्जंग भी तख्तपोश के नीचे से बाहर निकल आया। वो दोनों तख्तपोश पर बैठकर खाना खाने लगे। वो साथ साथ बातें भी कर रहे थे। स्वांग ने उसे बताया कि गैबी दुश्मन को बड़ी मकारी से फांसने की कोशिश करेगा। अगर हमने ज़रा भी भूल चूक की तो हम बुरी तरह पिट जाएंगे और गैबी दुश्मन औरत हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। अर्जंग बोला, तुम मुझे जो कहोगे मैं करूँगा। दिमाग लड़ाना तुम्हारा काम है और दुश्मन से लड़ना मेरा काम है। स्वांग ने झुककर अर्जंग के कान में सारी साजिश का हाल खोलकर बयान कर दिया। अर्जंग बहुत खुश हुआ और बड़े पुजारी की अक्लमंदी पर आश्चर्य कर उठा। जिस वक्त कमरे में मारिया के खिलाफ साजिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त मारिया उस कमरे के बाहर बरामदे में एक सतून के साथ खड़ी थी, मगर उसे अर्जंग और स्वांग के बारे में कुछ पता न था कि वो कहाँ है। स्वांग और अर्जंग ने मारिया को जाल में फंसाने का खतरनाक मंसूबा बना लिया था। स्वांग का दिमाग खूब लड़ा। उसने अर्जंग से कहा कि वो कमरे में उस वक्त तक बंद रहे जब तक कि वो जंगल में जाकर एक खास मकाम पर गड़ा नहीं खोदा था। उसके बाद साजिश ये थी कि अर्जंग मारिया को अपना आप दिखाकर बाहर निकलेगा, मारिया को अपने पीछे लगाकर जंगल में उस जगह पर ले जाएगा जहाँ गहरा गड़ा घास फूस की छत के नीचे छुपा हुआ होगा। वो गड़े के करीब से होकर गुजर जाएगा
اور جب ماریا اس پر سے گزرنے لگے گی تو دھڑام سے اس کے اندر گر جائے گی۔ سارا کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر کچھ کسر رہ گئی تو کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ فکر نہ کرو سوانگ، میں بڑی چالاکی سے ماریا کو جال میں پھانس لوں گا، اسے اس طرح اپنے پیچھے لگاؤں گا کہ اسے کبھی شک نہ گزرے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بہرحال میرے آنے تک تمہیں اس کوٹلی میں بند رہنا ہوگا، ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا۔ میں جنگل سے واپس آؤں تو پھر جو میں کہوں اس پر عمل کرنا۔ ارجنگ نے کہا، بہت اچھا سوانگ، میں ہرگز اس کوٹلی سے باہر نہیں جاؤں گا۔ سوانگ بولا، میں شام تک کے لیے کھانے پینے کا سامان اندر رکھوا دوں گا، باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا۔ اچھا اب تم آرام کرو، رات ہو گئی ہے، میں بھی آرام کرتا ہوں۔ سوانگ اپنے بستر پر اور ارجنگ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کل کے لیے بارے میں سرگوشیوں میں بات کرتے رہے، اس کے بعد انہیں نیند آ گئی۔ ماریا باہر کھڑے کھڑے تھک گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جا کر استبل میں دیکھا، ارجنگ کا گھوڑا اسی جگہ بندھا گھاس چر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارجنگ ابھی تک خانقاہ کے اندر موجود ہے، مگر خدا جانے وہ کس جگہ زمین کے اندر اتر گیا تھا کہ صبح سے رات ہو گئی تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ رات اسی خانقاہ میں رہے گی، اس کا دشمن اسی جگہ تھا، پھر اس کا کسی دوسری جگہ چلے جانا بالکل بیکار تھا۔ وہ خانقاہ کے بڑے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اب اسے بھوک بھی بہت لگنے لگی۔ وہ خانقاہ کے لنگر خانے میں آئی، اس نے وہاں ایک جگہ بیٹھ کر روٹی اور مچھلی کھائی۔ اب رات بسر کرنے کا سوال تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ خانقاہ کے بڑے کمرے میں کسی قبر کے پاس پڑ کر سو رہے، اس سے بہتر جگہ ساری خانقاہ میں اور کوئی نہیں۔ وہ بڑے کمرے میں آ گئی اور کچھ پجاری بیٹھے وہاں عبادت کر رہے تھے۔ اس میں بڑا پجاری سوانگ بھی تھا، لوگ بار بار اس کے پاؤں چھو رہے تھے۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہی بڑا پجاری ہے۔ اسے اس کی شکل پر ہن قوم کے جاسوس ہونے کا شک سا پڑا۔ اصل میں سوانگ کی شکل ہن قوم کے منگولوں سے بڑی ملتی تھی۔ ماریا اس قسم کے لوگوں کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اسے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے ارجنگ کا اسی پجاری کے ساتھ کوئی چکر ہو اور وہ اسی کے پاس ٹھہرا ہو۔ ماریا سوانگ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر سوانگ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے کمرے میں سے تقریباً سارے لوگ عبادت ختم کر کے چلے گئے۔ اب وہاں اکیلا پجاری سوانگ رہ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا اور چپکے سے اٹھ کر قبر کے پاس آ گیا۔ قبر کے سرہانے کی جانب ایک صندوقچی اٹھا کر نیچے سے ایک اینٹ اٹھائی۔ وہاں ایک سوراخ پیدا ہو گیا۔ اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پجاری کی ایک لکڑی کی ڈبیا نکالی، اسے اپنی جیب میں رکھا، صندوقچی دوبارہ اپنی جگہ پر جمائی اور باہر نکل گیا۔ ماریا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ پجاری صحن میں سے ہو کر برآمدے میں آ گیا۔ ماریا اس کا پیچھا برابر کر رہی تھی۔ سوانگ اپنی کوٹلی کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ ایک پل کے لیے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو جیب سے چابی نکال کر تالے میں گھمائی۔ کوٹلی کے دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ماریا اندر داخل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کمبخت سوانگ کو ماریا کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر اس سے ماریا کی فکر نہ ہوتی تو ماریا کے لیے یہ مشکل نہ بنتی۔ پھر اس کے لیے راستہ صاف تھا۔ ماریا کو یقین ہونے لگا کہ ارجنگ اسی پجاری کی کوٹلی کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اب اس کوٹلی میں داخل کیسے ہوا جائے۔ ماریا نے سوچا کہ رات تو کسی جگہ بسر کی جائے، پھر صبح کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے ارجنگ رات کو سفر نہیں کرے گا، لیکن اگر اس نے رات کو سفر کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ماریا کے لیے اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا وہ ساری رات وہاں کھڑی ہو کر ارجنگ کا پہرا دے گی؟ یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ ماریا نے آخر فیصلہ یہی کیا کہ اسے صبح آ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اندھیری راتوں کو جب آسمان پر چاند نہ ہو مسافر سفر نہیں کیا کرتے۔ وہ برآمدے سے ہٹ کر خانقاہ کے بڑے کمرے میں آ گئی۔ وہاں باقی سب چراغ بجھ گئے تھے، صرف ایک جگہ دیوار کے ساتھ مشعل روشن تھی، جس کی ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا قبر سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ ایک تخت پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بھائیوں امبر اور ناگ کا خیال آ رہا تھا۔ خدا جانے وہ کہاں ہوں گے۔ یہ بھی قسمت کا ہیر پھیر تھا کہ ایک ہی جگہ شاہی محل میں رہ کر بھی وہ ایک دوسرے سے مل نہ سکے۔ ان کو یہاں چھوڑ کر اب ذرا امبر اور ناگ کی بھی خبر لیتے ہیں۔ وہ دونوں دوست ارجنگ اور کمالا کی تلاش میں برابر آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی بہن ماریا بھی ارجنگ کی تلاش میں اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ سفر کرتے کرتے کافی آگے نکل آئے۔ راستے میں انہیں ایک جگہ رات ہو گئی۔ یہ وہی گاؤں تھا جو خانقاہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، جس کی ایک سرائے کا مالک وہ الو کی ناک والا منگول تھا، جو ارجنگ اور جاسوس پجاری کی طرح گوریلا تھا اور چین میں تخریبی کارروائیاں کر رہا تھا۔ امبر اور ناگ اس گاؤں میں داخل ہوئے تو گھروں میں چراغ روشن ہو گئے تھے۔ ایک آدمی سے انہوں نے سرائے کے بارے میں پوچھا۔
इसी तरह पूछते बचाते वो उल्लू की शक्ल वाले गोरीला जासूस की सराय में आ गए। जासूस ने अंबर और नाग को देखा तो पूछा, तुम कहाँ से आए और कहाँ जाने का इरादा रखते हो? अंबर ने कहा, हम दोनों भाई हैं और जड़ी बूटियों की सौदागरी करते हैं। जड़ी बूटियों की तलाश में हम चीन के जंगलों मैदानों की खाक छान रहे हैं। क्या आपकी सराय में हमें रात बसर करने को जगह मिल जाएगी? जासूस ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज़रूर मिल जाएगी। अगर खाली हाथ हो तो गांव से बाहर जाकर किसी जंगल में जाकर लेट रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नाग बोला, ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारे पास तुम्हें किराया देने को रकम मौजूद है। हम फ़कीर या कोई भूखे नंगे नहीं। ये लो, अपनी रकम पहले ले लो। और नाग ने जेब से सोने के कुछ सिक्के निकालकर सराय के मालिक के सामने रख दिए। जासूस मालिक की तो आंखें खुल गईं। आज तक कभी किसी ने उसे सोने का सिक्का नहीं दिया था। वो तो अंबर और नाग के गुण गाने लगा और उनकी आवभगत शुरू कर दी। उन्हें वो कमरा दिया जो सराय में सबसे अच्छा था। अच्छाई इसमें यह थी कि वो वहाँ एक अंगीठी थी जहाँ रात को सर्दी में आग जलाई जा सकती थी, मगर उस रात सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मौसम बड़ा अच्छा और खुशगवार था। रात अगरचे अंधेरी थी, लेकिन आसमान पर खुले हुए बेशुमार सितारों की हल्की हल्की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। अंबर और नाग ने कमरे में आकर बिस्तर जमा लिया। इतने में सराय का जासूस मालिक अंदर आया। वो खुश आमदेद करने वालों की तरह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मेरा कमरा यहाँ से 4 कमरे छोड़कर 5वां है। किसी शय की रात के वक्त ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे लें। मैं हर खिदमत के लिए हर वक्त आपको हाजिर मिलूँगा। अंबर ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अच्छे अखलाक के ने हमें बहुत मुतासर किया। हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। सराय का मालिक बाहर निकल गया तो नाग ने कहा, यह सारा काम सोने के सिक्कों का है। अगर हमारे पास सिक्के ना होते तो यह शख्स कभी सराय के अंदर हमें घुसने ना देता। अंबर बोला, बिल्कुल ठीक, और इस वक्त हम किसी कब्रिस्तान में पड़े होते। नाग ने कहा, मुझे तो ये आदमी भी कोई ख़तरनाक मुजरिम लगता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर कहने लगा, भाई हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, बहरहाल हमें इससे चौकस रहना चाहिए। बातें करते करते वो सो गए। आधी रात को अचानक मौसम बदल गया। जहाँ आसमान पर सितारे चमक रहे थे वहाँ एकदम से बादल आ गए और बिजली चमकने लगी। फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश शुरू हुई तो मौसम सर्द हो गया। सर्दी की वजह से अंबर और नाग की आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। कमरे में सर्दी बढ़ गई थी। अंबर ने कहा, नाग यार मुझे तो ठंड लग रही है, कमबख्त ऊपर लेने को लिहाफ भी नहीं। नाग भी सर्दी से ठिठर रहा था। उसने कहा, यार मैं तो सराय के मालिक के पास जाकर उससे लिहाफ मांगता हूँ, नहीं तो रात में ही हमारा दम निकल जाएगा और सुबह हमारी लाशें सर्दी से अकड़ी हुई मिलेंगी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है आग न जलाएं। नाग बोला, पत्थर भी नहीं है जिससे आग रोशन करे। अंबर ने कहा, तो फिर सराय के मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि रात भर के लिए हमें 2 लिहाफ दे दे। उसके पास कितने ही होंगे, आखिर सराय चलाता है। अभी जाता हूँ, नाग ने कहा। वो अपनी कोठली में से निकलकर सराय के मालिक की कोठली की तरफ रवाना हो गया। मालिक की कोठली 4 कोठलियाँ छोड़कर थी। बड़े ज़ोरों शोर से बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में सहन में गिरती बारिश साफ नजर आने लगती। नाग बरामदे में गुजरता सराय के मालिक की कोठली के पास आकर खड़ा हो गया। कोठली का दरवाज़ा बंद था। अंदर रोशनी हो रही थी और 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नाग ने सोचा कि सुना जाए अंदर कौन क्या बातें कर रहा है। उसने अपना कान दरवाजे के साथ लगा दिया। अंदर सराय के मालिक से कोई दूसरा आदमी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था। नाग के पल्ले कुछ ना पड़ा, लेकिन इतना उसने सुन लिया कि बात वली अहद के कत्ल के बारे में हो रही थी। वो चौकन्ना हो गया। उसे अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि अंदर जाकर उनकी बातें सुनी जाएं, क्योंकि सराय का मालिक भी दुश्मन कबीले का जासूस निकल आया था। नाग के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो सांप का रूप बदलकर कमरे में किसी तरह दाखिल हो जाए। उसने वापस जाकर अंबर को भी इतला देने की ज़रूरत महसूस न की और एक पल के अंदर अंदर अपनी जौन बदलकर सांप के रूप में आ गया। वो दीवार पर रेंग कर रोशनदान के जरिए कमरे के अंदर वाली दीवार पर आ गया। यहाँ कदरे अंधेरा था। सांप नीचे उतरा और एक जगह छुप कर क्या देखता है कि सराय का मालिक कुर्सी पर बैठा है और एक ठिकने कद का आदमी उसके पास चारपाई पर बैठा उससे बातें कर रहा है। उस आदमी का हुलिया ऐसा लगता था कि वो अभी सफ़र करके सराय में पहुंचा है। उसके कपड़े कहीं कहीं से बारिश के बायस अभी तक गीले थे। वो कह रहा था, हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वली अहद शहजादा इतने जहरीले सांप से डसे जाने के बावजूद बच जाएगा, मगर वो बच गया और हमारी सारी साजिश नाकाम हो गई। अब हम कबीले वालों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। सराय के मालिक ने कहा, लेकिन अर्जंग और कमाला कहाँ हैं?
یہ کام تو ان کے سپرد کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنا فرض اچھی طرح سے ادا نہیں کیا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ انہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی ولی عہد شہزادے کو قتل کرنا ہے؟ ٹھگنے قد کا آدمی بولا، ضرور معلوم تھا، اور شہزادے کو سانپ نے ڈس بھی لیا تھا، تو پھر وہ زندہ کیسے بچ گیا؟ کہتے ہیں کہ شاہی دربار میں کوئی نیا حکیم آیا ہے، اس نے کوئی ایسی دوا لگائی کہ سانپ کا سارا زہر شہزادے کے جسم سے باہر آ گیا۔ حیرت کی بات ہے، افریقہ کے زہریلے سانپ سے بھی ایک معصوم بچہ ہلاک نہ ہو سکا۔ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں قبیلے کے سردار کا خاص پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سردار کو تمام حالات کا علم ہو گیا، اسے بے حد صدمہ ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ شہزادہ ابھی تک زندہ ہے۔ یہ اس کی اور اس کے قبیلے کی بڑی سخت بے عزتی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم جس طرح بھی ہو سکے چین کے شہزادے کو ہلاک کر کے سردار کو خبر کرو۔ سرائے کا مالک خاموش ہو گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، مگر دوست، سردار کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں میرا کام کچھ اور کرنا ہے۔ اگر میں ولی عہد شہزادے کے پیچھے پڑ گیا تو یہاں میرا کام کون سنبھالے گا؟ جاسوس نے کہا، بہرحال یہ سردار کا حکم ہے، اور میں نے تمہیں حکم سنا دیا، تمہاری مرضی کہ تم جو چاہے کرو۔ سرائے کا مالک بولا، مگر ارجنگ و کمالہ کو کہاں سے تلاش کیا گیا ہے؟ ان سے تو شاہی محل کے اندر کی بہت سی فائدہ مند معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ تو خدا معلوم اپنی جان بچائے کہاں کہاں پھر رہے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں شاہی فوج کے سپاہیوں نے پکڑ کر قتل کر ڈالا، کیونکہ ان کی کوئی خبر کسی جاسوس کو نہیں مل رہی۔ مالک نے پوچھا کہ تم کب جا رہے ہو واپس؟ میرا خیال ہے کہ میں صبح صبح واپس روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں وہاں جا کر سردار کو سارے حالات سے باخبر کروں گا۔ کیا تم اپنا فرض سنبھالنے کے لیے تیار ہونا؟ تیار ہوں، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سردار نے بھی تاکید کی تھی کہ یہ کام بڑی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ جلدی انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، اب سونا چاہتا ہوں، صبح جانے سے پہلے مل کر جانا۔ ضرور، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر جاسوس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناگ سانپ کے روپ میں چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جاسوس کے چلے جانے کے بعد وہ بھی دیوار کے ساتھ ساتھ کھسکتا دروازے کی دہلیز میں سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ایک بار پھر انسان کی جون بدلی اور دروازے پر دستک دی۔ سرائے کے مالک نے دروازہ کھولا اور ناگ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اگر ہمیں 2 لحاف مل جائیں تو ہم سردی سے بچ جائیں گے۔ کمرہ بڑا ٹھنڈا ہے، ہمیں بالکل نیند نہیں آ رہی۔ سرائے کے مالک نے کہا، اس وقت میرے پاس 1 ہی لحاف ہے جو کہ فالتو ہے، وہ اگر چاہے تو لے سکتے ہو۔ شکریہ، ہم 1 لحاف میں گزارا کر لیں گے۔ سرائے کے مالک نے ناگ کو لحاف دے دیا۔ ناگ لحاف لے کر اپنی کوٹھلی میں آ گیا۔ امبر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ناگ نے لحاف تخت پر رکھ دیا اور بولا، امبر بھائی، میں ایک بڑی زبردست خبر لے کر آ رہا ہوں۔ وہ کون سی خبر ہے؟ امبر نے بےتابی سے پوچھا۔ ناگ نے کہا کہ سرائے کا مالک بھی دشمن کا جاسوس ہے۔ کیا کہا؟ ہاں۔ پھر ناگ نے شروع سے آخر تک سرائے کے مالک اور جاسوس کی ساری باتیں امبر کو سنا ڈالیں۔ امبر تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے ناگ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ناگ نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کل صبح جب جاسوس یہاں سے چلا جائے گا اور سرائے کا مالک اکیلا رہ جائے گا تو میں اس سے جا کر ملوں گا اور اسے وہ ساری باتیں بتا دوں گا جو اس کے اور جاسوس کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ مجھ پر یقین کر لے گا، پھر ہم اسے اپنی چال کے مطابق چلائیں گے اور اس طرح شہزادے کو موت کے منہ سے بھی بچا لیں گے اور اس شخص کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ چال تو بڑی اچھی ہے، مگر کیا یہ شخص ہماری باتوں میں آ جائے گا؟ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اسے قائل کرنا میرا کام ہے اور میں یہ کام بڑی اچھی طرح سے کر لوں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس جاسوس کو گرفتار کر کے یہاں کے بہت سے جاسوسوں کو گرفتار کروا سکتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اب آرام کرتے ہیں، کل صبح کو دیکھا جائے گا۔ دونوں لحاف اوڑھ کر سو گئے۔ بارش رات کے پچھلے پہر کہیں جا کر تھم گئی۔ بادل چھٹ گئے اور آسمان پر ایک بار پھر تارے چمکنے لگے۔ دونوں دوست گہری نیند سوئے ہوئے تھے، مگر سرائے کے مالک کو بہت کم نیند آئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سردار نے اس کے ذمے شہزادے کو قتل کرنے کا مشکل کام ڈال دیا ہے۔ اب ہم ماریا کی طرف آتے ہیں۔ ماریا سرائے سے کچھ اور دور خانقاہ کے اندر بڑے کمرے کے تخت پر سو رہی تھی۔ سوانگ پجاری نے ارجنگ کے ساتھ مل کر چال بنائی کہ صبح صبح جنگل میں جا کر گڑھا کھودے گا اور پھر ارجنگ ماریا کو اپنا آپ دکھا کر ساتھ جنگل میں لے جائے گا اور دھوکے سے گڑھے کے اندر گرا دے گا۔ ماریا تھکی ہوئی تھی اور پھر گرج چمک سے اور بارش سے سردی ہو گئی۔ ماریا گرم ہو کر سوئی رہی۔ دوسری طرف سوانگ چپکے سے منہ اندھیرے ہی اپنی کوٹلی سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ زمین کے بجائے جنگل میں کسی ایسے قدرتی گڑھے یا کھائی کی تلاش میں تھا جس کے اوپر گھاس کی چھت ڈال کر وہ پھندا بنا سکے۔ مشل کی روشنی میں اس نے جنگل میں کسی کھائی یا گڑھے کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے آخر اسے ایک اندھا کنواں مل گیا جس کی تہہ میں سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے تھے اور اس میں پانی بالکل نہیں تھا۔ سوانگ کو یہ کنواں پسند آ گیا، اس کی گہرائی بھی کافی تھی۔ اس کے اندر گرنے کے بعد ماریا کبھی واپس نہیں نکل سکتی تھی۔ سوانگ نے خنجر سے درختوں کی بہت سی جھاڑیاں کاٹی اور انہیں کنویں کے اوپر ڈال دیا،
फिर उन झाड़ियों के ऊपर घास मूस डाल दिया और ऐसा बना दिया कि किसी को मालूम ही नहीं हो सकता था कि यहाँ नीचे एक अंधा गहरा कुआं मौजूद है। ये खौफनाक जाल फैलाने के बाद स्वांग चुपके से वापस खानकाह में आ गया। उस वक्त तक सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। स्वांग वापस अपनी कोठली में आ गया। अर्जंग भी अभी तक सो रहा था। उसने अर्जंग को जगाया और कहा, मैं अंधे कुएं के ऊपर घास का छप्पर डालाया हूँ। अब तुम्हारा काम है कि तुम वहां मारिया को अपने साथ ले जाओ और उसे उसमें गिरा दो। अर्जंग ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब स्वांग पुजारी के पास भी नहीं था। उसने कहा, मगर मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कुआं कहाँ पर है? स्वांग बोला, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर वो कुआं पहले दिखा दूँ। अर्जंग ने कहा, लेकिन अब तो दिन चढ़ा है, हो सकता है कि मारिया बाहर बैठी हमारी चौकीदारी कर रही हो। स्वांग ने कहा, तो फिर ख्याल है हम दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे से निकलना चाहिए। अर्जंग बोला, हाँ ठीक है, मैं पहले यहाँ से निकलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आना। जिस जगह घास के ऊपर से मैं टेढ़ा होकर गुजरूं तुम समझ लेना कि उसी जगह वो कुआं छुपा है। अर्जंग ने कहा, तुम ऐसा करना कि चलते चलते कुएं की छत वाली घास पर अपना कोई रुमाल गिरा देना। मैं वहां से बच कर जाऊंगा और मारिया को भी यही तासुर दूंगा कि मैं उसके ऊपर से गुजरा हूं। फिर जब वो उसके ऊपर से गुजरेगी तो अपने आप कुएं में गिर पड़ेगी। स्वांग ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है, मगर सवाल यह है कि हमें कैसे मालूम होगा कि मारिया इस वक्त बाहर बैठी हमारी राह देख रही है, ये कि वो हमारा पीछा कर रही है। अर्जंग ने कहा, यह बड़ी मामूली बात है, तुम अभी से जाकर बरामदे के बाहर सफ़ेद आटा फैला दो, हम उस पर मारिया के पाँव के निशान साफ पहचान लेंगे। स्वांग बोला, शाबाश, तुमने मेरा बड़ा मसला हल कर दिया। स्वांग उसी वक्त उठकर पिछली कोठली में गया। वहां से मुट्ठी भर खुश्क आटा लेकर वो दरवाजे के बाहर बरामदे में आया और उसने दरवाजे के आगे बरामदे में चुपके से आटा ज़मीन पर बिखेर दिया। दूसरी जानिब मारिया से ये गलती हो गई कि वो देर तक सोती रही। नींद ने उसे धोखा दे दिया और वो पीछे रह गई। अगर वो सुबह सुबह उठने की आदी होती तो वो बड़ी आसानी से स्वांग को जंगल में जाकर अंधे कुएं के ऊपर घास का छप्पर डालते देख लेती और कभी उसमें ना गिरती। मगर तकदीर और मारिया की सुस्ती की मारी तबीयत ने अपना काम कर दिखाया। उसने उठकर आंखें मलते हुए देखा कि खानकाह के बड़े कमरे में पुजारी इधर उधर बैठे भजन गा रहे थे। दिन चढ़ाया था। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि वो इतनी देर तक सोई रही। वो बड़ी तेजी से उठकर अर्जंग के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर वो लपक कर तवेले में आ गई कि देखे अर्जंग का घोड़ा वहाँ मौजूद है या नहीं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि अर्जंग का घोड़ा तवेले में उसी तरह बंधा हुआ था। इसका मतलब है कि अर्जंग अभी तक खानकाह में मौजूद है। वो वापस स्वांग के कमरे की तरफ चल दी। वो उस कमरे के बाहर खड़ी होकर अर्जंग के बाहर निकलने का इंतजार करना चाहती थी। जब वो तवेले में गई तो अंदर से स्वांग ने निकलकर बरामदे में बिखरे हुए सफ़ेद आटे को गौर से देखा। वो खुशी से उछल पड़ा क्योंकि मारिया के पाँव के निशान वहाँ से गुजर रहे थे। उसने फौरन अंदर जाकर अर्जंग को बताया, मारिया बाहर आकर किसी दूसरी तरफ निकल गई है। अर्जंग बोला, क्या मतलब? स्वांग ने कहा, मतलब ये कि वो हमारे कमरे के बाहर आई है और कुछ देर रुकने के बाद किसी दूसरी तरफ चली गई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तवेले में तुम्हारा घोड़ा देखने गई होगी। वो वापस आ रही होगी, हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे। बल्कि मैं दरवाजे पर बाहर खड़े होकर मारिया का इंतज़ार करता हूँ। जो ही मैंने ज़मीन पर मारिया के कदमों के निशान देखे मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम मेरे पीछे पीछे चल पड़ना। बहुत अच्छा चाचा। अर्जंग कमरे में चारपाई पर बैठ गया और स्वांग पुजारी दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़ा होकर मारिया का इंतज़ार करने लगा। वो थोड़ी देर के बाद बरामदे के फर्श को देख लेता था कि वहाँ किसी लड़की के पाँव निशान पड़े हैं या नहीं। ऊपर से उसने बहाना किया हुआ था कि वो खुदा की इबादत कर रहा है, क्योंकि वो हाथ जोड़े श्लोक भी पढ़ रहा था। इतने में एक बार जो स्वांग ने चोरी चोरी आंखें खोलकर ज़मीन को देखा तो वहाँ मारिया के पाँव के निशान पड़ने लगे। ये निशान सामने दीवार के साथ जाकर रुक गए। स्वांग समझ गया कि ये मारिया तवेले से वापस आ गई है। वो चुपके से कमरे के अंदर चला गया। उसने अर्जन से कहा, गैबी चुड़ैल बाहर खड़ी तुम्हारी राह देख रही है, अब तुम बाहर निकल आओ और मेरे साथ साथ चलना शुरू कर दो, वो भी तुम्हारा पीछा करेगी। जंगल में जाकर अंधे कुएं वाली जगह पर अपना रुमाल फेंक कर आगे निकल जाऊंगा। बस तुम्हारा काम उस जगह गैबी जासूस को ले आना है। उसके बाद वो खुद ब खुद कुएं के अंदर गिर जाएगी। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। स्वांग खामोशी से बाहर आ गया। बाहर आकर वो बरामदे से होकर खानकाह के बाहर निकल आया। उसके पीछे ही अर्जंग भी कमरे से निकल आया और स्वांग के ताक़ुब में चल पड़ा। मारिया एक स्तून के साथ लग कर खड़ी थी। उसने जो अर्जंग को बाहर निकलते देखा तो खुशी के मारे झूम उठी। उसका दुश्मन उसके सामने था। वो बड़ी ही चौकस होकर अर्जंग के पीछे लग गई। अब आगे आगे स्वांग पुजारी जा रहा था, पीछे पीछे अर्जंग था और उसके पीछे मारिया लगी हुई थी। जंगल शुरू हो गया। मारिया ने सोचा कि ये दोनों ज़रूर ख़ास किसी जगह पर जा रहे हैं। देखना चाहिए कि अब ये क्या करते हैं, क्या साजिश करने वाले हैं। टीलों के दरमियान से गुजरकर अर्जंग एक पहाड़ी रास्ते पर हो लिया, क्योंकि स्वांग भी आगे आगे उसी रास्ते पर जा रहा था। मारिया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अर्जंग सड़क पर से उतरकर जंगल में खुली जगह पर आ गया। यहाँ ज़मीन पर दूर तक हरी भरी घास उगी हुई थी। ये अर्जंग की नज़रें दूर स्वांग पर लगी हुई थी कि वो किस जगह पर रुमाल गिराता है। आखिर स्वांग ने एक जगह रुमाल गिरा दिया और खुद घाटी की तरफ घूम गया। अर्जंग समझ गया कि स्वांग ने रुमाल गिरा दिया है
उसी जगह घास के नीचे अंधा कुआं छुपा हुआ है। वो चलते चलते उस जगह आ गया। यहाँ वो बड़ी अयारी के साथ जरा टेढ़ा होकर गुजरा और आगे जाकर फिर सीधा खड़ा हो गया। जाहिर यही हुआ कि वो घास के टुकड़े के ऊपर से गुजरा है। थोड़ी देर रुककर वो फिर आगे चल पड़ा। मारिया बराबर उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। उस बेचारी को कोई इल्म नहीं था कि मौत का कुआं उसका इंतजार कर रहा है। वो बड़ी खामोशी से चली आ रही थी। आखिर वो उस जगह आ गई जहाँ घास के नीचे कुआं छुपा हुआ था। अगर मारिया को मालूम ना था, वो इन दोनों मक्कार आदमियों की चाल में आ गई। वो बेखबरी के आलम में चलती हुई कुएं के ऊपर बड़ी घास के छत के ऊपर आ गई। जो ही उसने घास के ऊपर पांव रखा, छत नीचे गिर पड़ी और मारिया को लेती हुई अंधे कुएं के अंदर आ गिरी। मारिया की एक चीख बुलंद हुई और वो नीचे घास के ढेर पर गिरते ही बेहोश हो गई। मारिया की चीख सुनकर अर्जंग ने पलट कर देखा। स्वांग भी भागकर अर्जंग के पास आ गया। वो अपनी चाल में कामयाब हो गए थे। मारिया को उन्होंने अपने जाल में फंसाकर अंधे कुएं में गिरा दिया था। वो कुएं के पास भागकर आए। घास की छत कुएं की तह में गिरी हुई थी। उन्हें मारिया नीचे नजर नहीं आ रही थी, मगर जाहिर है कि वो नीचे ही होगी। अगर वो गिरती तो ना छत गिरती और ना उसकी चीख की आवाज़ आती। स्वांग ने खुश होकर कहा, देखा मेरी चाल कितनी कामयाब रही। तुम सारी जिंदगी भर भी कोशिश करते रहते तो इस गैबी चुड़ैल को नहीं पकड़ सकते थे। अब तुम और हम आज़ाद हैं। बेशक रात को दरवाजे खुले रखकर सो, ये तुम्हारा पीछा न कर सकेगी। अर्जन कहने लगा, मैं तुम्हारी अकल की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तुमने कमाल कर दिखाया। इस औरत मारिया को, जो कि किसी को दिखाई नहीं देती, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम था, जो तुम्हारी चालाकी ने एक पल में कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अब मैं आज़ाद हूँ और जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जहाँ चाहे रह सकता हूँ। अब मैं चीन के शाही ख़ानदान के खिलाफ खुलकर साजिश करूँगा। अब इस कुएं को ऊपर से बंद कर देना चाहिए। वो नीचे से क़यामत तक बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि कुआं गहरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अंदर कुएं में घास के ढेर पर मारिया बेहोश पड़ी थी। अर्जंग और स्वांग ने इधर उधर से दरख्तों की टूटी फूटी शाखें इकट्ठी करके कुएं पर दोबारा छत डाल दी और ऊपर पत्ते और घास बखेर दिया। फिर स्वांग ने कहा, यहाँ हम ऊपर कब्र का निशान बना देंगे ताकि लोग इसके ऊपर से ना गुजरें, फिर इसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा और मारिया भूख और प्यास के मारे अंदर खुद ब खुद ही मर जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा ख्याल है। इस काम से फारिग होकर अर्जंग और स्वांग वापस खानकाह में आ गए। उस रोज़ अर्जंग अपने वतन जाने की तैयारियां कर रहा था कि मंगोल कबीले का एक और गोरीला, जो कि सराय के मालिक से भी मिल चुका था, वहां पर पहुंच गया। सराय का मालिक खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है कि सरदार को कुछ मेरा ख्याल तो आया। भला तुम ही बताओ, मैं ये काम अकेला कैसे कर सकता था। नाग ने कहा, बेचारा अर्जंग और कमाला तो सख्त नाकाम हो गए। चलो खैर, कोई बात नहीं, हम दोनों इस काम को बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम तक पहुँचाएंगे। सराय के मालिक को यकीन हो गया कि नाग उसी का आदमी है। उसने अंबर के बारे में नाग से पूछा तो उसने बताया कि अंबर भी उसका साथी मंगोल गोरीला है और जो दीवार में सेंध लगाने में अपना जवाब नहीं रखता। नाग ने रात वाले साथी के बारे में पूछा तो सराय के मालिक ने बताया कि वो मुंह अंधेरे वापस चला गया था। नाग ने अंबर को भी उसी जगह बुला लिया और मालिक से उसका तारुफ करवाया। अंबर ने सराय के मालिक से पूछा, वली शहजादे को हलाक करने में हम दोनों से जो मदद हो सकी ज़रूर करेंगे, ये हमारे सरदार का हुक्म है। सराय के मालिक ने कहा, ये बताओ कि शाही महल के बारे में भी कुछ लोग जानते हो तुम? नाग ने मुस्कुराकर कहा, हमारा सरदार कोई अहमक आदमी नहीं। उसने हज़ारों में से हमें चुनकर तुम्हारे पास क्यों भेजा है? सिर्फ इसलिए कि हम शाही महल में 1 बरस रह चुके हैं। अर्जंग और कमाला को हमने ही शाही महल में दाखिल कराया था। बुरा हो उस शाही हकीम का जिसने सांप के जहर का इलाज कर दिया, वरना शहजादे के बचने की कोई उम्मीद न थी। अंबर ने कहा, अर्जंग को सांप और बांसुरी मैंने ही ला कर दी थी। सराय का मालिक खुश होकर बोला, तब तो मेरा काम आधा रह गया। मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, बल्कि मेरा बोझ आपने कम कर दिया। अंबर बोला, असल में सरदार ने भी यही सोचकर तुम्हारे पास भेजा कि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए और तुम्हारा हाथ बटाया जाए। सराय के मालिक को पूरी तरह एतबार आ गया था कि अंबर और नाग भी उसी कबीले के गोरीले जासूस हैं। उसने जल्दी से उनके लिए कहवा बनाया, अब साजिश किस तरह से शुरू की जाए। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि आगे क्या करना है, मगर अंबर ने होशियारी से काम लेते हुए कहा, इसके बारे में कुछ सोचकर कल फैसला करेंगे, ये जल्दबाजी का काम नहीं। इस सिलसिले में बड़ी अक्लमंदी और ठंडे दिल से कोई फैसला करना होगा और फिर हर हालत में इस पर अमल करना होगा। सराय का मालिक बोला, ये बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार और सियाने हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अंबर और नाग यही चाहते थे कि बेवकूफ़ शख्स पर काबू पाकर उससे अपने मतलब के मुताबिक काम लें। मंसूबा उनका यह था कि इस शख्स को सराय से उठाकर वापस कहाँ ले जाया जाए। इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी। वो हर कीमत पर इस तरकीब पर अमल करना चाहते थे। उसी रात अंबर और नाग अपनी साजिश की तैयारियों में लगे थे कि सराय के मालिक ने आके उनके दरवाजे पर दस्तक दी। नाग उसे अंदर ले आए। सराय के मालिक ने बताया कि अभी अभी एक गोरीला उसे इतला दे गया कि यहाँ से 15 मील के फासले पर टीले के ऊपर जो पुरानी खानकाह है, वहाँ के पुजारी स्वांग से जल्द मिला जाए और वली अहद को हिलाक करने के सिलसिले में अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे साथ ले लिया जाए, क्योंकि अर्जंग भी उसी जगह मौजूद है। अर्जंग का नाम सुनकर अंबर और नाग का माथा ठनका, क्योंकि वह मकार आदमी उन दोनों की शक्लों से वाकिफ था। नाग ने ज़रा सी घबराहट जाहिर की।
मगर अंबर ने फौरन संभल कर कहा, मैं समझ गया कौन आया होगा। ठीक है, हम खानकाह में चलकर पुजारी स्वांग और अर्जंग से पूरा मशवरा लेंगे। सराय के मालिक ने कहा, तो फिर हमें कल ही खानकाह की तरफ कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि गोरीले ने कहा है कि सरदार खास का हुक्म है कि एक पल भी ज़ाया न किया जाए। वक्त बड़ा कीमती है, सरदार को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। सराय के मालिक ने कहा, ठीक है, मैं सुबह के लिए घोड़ों का इंतज़ाम अभी से किए देता हूँ। तो फिर अब सुबह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सराय का मालिक खुशी खुशी अपने कमरे में और अंबर नाग अपने कमरे में आ गए। सराय का मालिक इसलिए खुश था कि उसकी मदद के लिए 2 और जासूस अंबर और नाग आ गए हैं, और फिर खानकाह में मशवरा देने के लिए स्वांग और अर्जंग भी उसकी राह देख रहे हैं। अंबर ने कमरे में आते ही नाग से हाथ मिलाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा, उसने बड़ी होशियारी और दानिशमंदी से काम लेते हुए सारे मामले को संभाल लिया। अब सवाल अर्जंग का है, उस कमबख्त ने हम दोनों को देखा हुआ है, वो तो पहली नज़र में हमें पहचान लेगा और हमारा राज फाश हो जाएगा। नाग ने कहा, इसके बारे में सोच लेंगे। अंबर बोला, मेरा तो ख्याल है कि अर्जंग ऐसा जराइम पेशा डाकू और कातिल है, उसने खुदा जाने किस किस को कत्ल किया है। अगर तुम वक्त पर शहजादे की मदद ना करते तो उसने शहजादे को भी सांप डसवा कर हलाक कर दिया था। नाग बोला, इसमें किसी को भी शक नहीं हो सकता कि अर्जंग कातिल है, उसके हाथ कई बेगुनाह के खूनों से रंगे हुए हैं। अंबर ने कहा, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि उसे खानकाह में जाते ही हलाक कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग कहने लगा, मेरे राय में इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है जिस पर चल कर हम अर्जंग से निजात हासिल कर सकते हैं, वरना तो हम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा और हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अंबर ने कहा, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ से हम सराय के मालिक के साथ इकट्ठे चलेंगे। रास्ते में जब पड़ाव होगा तो तुम कोई बहाना करके पहले आगे चले जाना, खानकाह पहुंचकर अर्जंग को तलाश करना, वो यकीनन तुम्हें वहीं कहीं मिल जाएगा, बस वो जहाँ मिले वहीं उसका काम तमाम कर देना, फिर तुम आकर हमें राह में मिल जाना, इसके बाद हमारा रास्ता साफ होगा। नाग को ये तजवीज़ पसंद आई। रात को सो गए। सुबह सराय का मालिक तैयार होकर आ गया। सराय के बाहर घोड़े सफ़र के लिए तैयार खड़े थे। तीनों घोड़ों पर सवार हुए और सराय के मालिक ने खानकाह की तरफ उनकी रहनुमाई शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।